दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ यह है दंतुरित मुस्कान और फसल को लेकर के, जो नागार्जुन ने लिखी हैं कविताएं। नागार्जुन हिंदी साहित्य के बड़े ही एक प्रसिद्ध और चर्चित कवि रहे हैं। कवि के साथ साथ नागार्जुन एक सामाजिक आंदोलन कार्यकर्ता एक्टिविस्ट भी रहे हैं। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से यह दंतुरिन मुस्कान और नागार्जुन का जीवन परिचय और यह दंतुरिन मुस्कान का सारांश को उद्धृत करेंगे। अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम फसल वाली जो कविता है उसको लेकर के उसकी बात करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें। और कक्षा 10th की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और उससे संबंधित व्याकरण वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नागार्जुन का परिचय और कविता फसल का सारांश, फसल कविता का और नागार्जुन का जीवन परिचय। तो इस वीडियो में हम नागार्जुन का जीवन परिचय और फसल जो कविता है उसका वाचन करेंगे और उसका सार बताएंगे और उसका भाव बताएंगे। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को बिहार के सतलखा में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। बाद में नामकरण के बाद इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। 6 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता इन्हें कंधे पर बैठाकर अपने संबंधियों के यहाँ एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे। तो नागार्जुन नाम इनका वास्तव में बाद में चर्चित हुआ। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है और माँ का देहांत बहुत छोटी आयु में हो गया। पिता संबंधियों को यहाँ छोड़ आते थे अपने काम के लिए या वहाँ से दूसरी जगह ले आते थे। तो इस तरह जब आया जाया करते थे तो इस प्रकार के बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर यह घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया। नागार्जुन ने बहुत पैदल यात्राएं की हैं और बहुत जगहों की यात्राएं की हैं। तो उन्होंने बहुत चीज़ें घूम घूम करके देखी हैं। अपनी कविताओं में जो इनका स्वाभाविक चित्रण है वो सिर्फ किसी दूसरे के माध्यम से, दूसरे के चश्मे से देखा हुआ नहीं है, बल्कि यथार्थ में इन्होंने जाकर के चीज़ें देखी हैं, अनुभव की हैं, तब जाकर के उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। वहीं इन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और फिर बौद्ध दर्शन की ओर आए। संस्कृत की बड़ी विधिवत पढ़ाई इन्होंने बनारस से की और प्रारंभ में आर्य समाज की ओर ये झुके और फिर बौद्ध दर्शन ने भी इनको प्रभावित किया। उन दिनों राजनीति में सुभाष चंद्र बोस इन्हें प्रिय थे। इन्होंने बनारस से निकलकर कोलकाता और फिर दक्षिण भारत घूमते हुए लंका के विख्यात विद्यालंकार परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया इन्होंने। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रत्यक्षतः भाग लेते रहे। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर इन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया और मार खाने के अतिरिक्त जेल की सज़ा भी भुगती। यानी कि आंदोलन में भाग लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वह नारेबाजी करना या फिर सिर्फ कविताएं सुनाना या मंच पर भाषण देना, बल्कि प्रैक्टिकल में, यथार्थ में उन सारी समस्याओं को अपने ऊपर झेलना, उनको वहन करना, लाठी खाना, जेल जाना, भूखे रहना, प्रताड़ित होना, ये सब काम उन्होंने आंदोलन में किए हैं। और चंपारण के किसान आंदोलन से भी आप जुड़े रहे हैं, इसमें उन्होंने भाग लिया।
वस्तुतः नागार्जुन रचनात्मकता के साथ साथ सक्रिय प्रतिरोध में भी विश्वास रखते थे। यानी कि प्रतिरोध कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से तो किया ही जा सकता है, वो तो किया ही आपने। जहाँ जहाँ राजनीति में, समाज में, धर्म में, संस्कृति में, परिवार में भ्रष्टाचार, असंगता, विसंगति दिखाई दिया तो आपने उनके माध्यम से किया। साथ ही साथ आपने सक्रिय रूप से भी विरोध प्रकट किया है। कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य, सभी क्षेत्रों में आपने कलम चलाई है। नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिक कवि हैं। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जैसे कि भारत भारती सम्मान, मैथिली शरणगुप्त सम्मान, राजेंद्र शिखर सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि सब मिले हैं। तो नागार्जुन की जीवन यात्रा को बहुत संक्षिप्त में हमने पढ़ा तो उससे यही पता लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कवि जो राजनीतिक रूप से आंदोलनों के लिए, सामाजिक आंदोलनों के लिए बहुत सक्रिय रहने के साथ साथ कविता में भी अपनी पूरी पकड़ पहचान रखते थे और बड़ा ही फक्कड़ जीवन इन्होंने जिया। यानी कि कविता और इसके माध्यम से यश तो कमाया लेकिन पैसा नहीं कमा सके, तो बहुत यायावरी ज़िंदगी आपने जी है। अब हम बात करते हैं इनकी जो दूसरी कविता है फसल। पहली कविता को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए फसल कविता का भावार्थ हम सबसे पहले देख लेते हैं। फसल कविता में कवि ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। निश्चित रूप से फसल का जुड़ाव किसानों से है, लेकिन प्रकृति के साथ में भी है। यदि प्रकृति सहयोग न दे तो किसान फसल पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वातानुकूलित मौसम के अनुसार ही फसल बोई जाती है और ज़्यादातर फसलें बारिश के ऊपर निर्भर हैं। समय पर बरसात न हो तो फसल धरी की धरी रह सकती है। तो इसलिए प्रकृति की बड़ी महत्ता है और किसान का परिश्रम निश्चित रूप से इसमें प्रमुख है। उनके अनुसार फसल पैदा करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। निश्चित रूप से किसान अकेला पैदा नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर दूसरी चीज़ें भी जुड़ी हुई होती हैं। इसमें प्रकृति एवं मनुष्य दोनों का तालमेल लगता है। बीज को अंकुरित होने के लिए धूप, वायु, जल, मिट्टी एवं मनुष्य के कठोर परिश्रम की जरूरत पड़ती है, तब जाकर फसल पैदा होती है। और अब आप इसको दूसरे प्रतीकात्मक अर्थ में भी देख सकते हैं कि जो बीज है वो सिर्फ किसी फसल का बीज नहीं है, बल्कि हर चीज़ के बीज में आप इतना सारा परिश्रम, इतनी सारी मेहनत, इतने सभी लोगों का योगदान जब होता है तभी वो अंकुरित हो पाता है, बड़ा हो पाता है, पुष्पित, फलवित हो पाता है और हम उससे अपने अनुकूल चीज़ें, छाया या फल प्राप्त कर पाते हैं। तो ये कठोर परिश्रम और ये सारी चीज़ें यदि हमें मिल जाती हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अब जो ये कविता है इसको हम पढ़ते हैं। फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कविता का भावार्थ हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है, बल्कि इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि कहता है कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों नदियों के पानी के मिलने से ये फसल सिंचित होती है, पैदा होती है। यानी कि सभी के सामूहिक योगदान का कार्य है ये, और सभी के सामूहिक योगदान के कार्य से सभी लोग इससे लाभान्वित होते हैं। इस फसल से जो अन्न पैदा होता है, जो तिलहन पैदा होता है, जो तेल पैदा होता है, उन सब का उपयोग सभी लोग करते हैं। तो फसल किसी एक के द्वारा पैदा नहीं की जाती और किसी एक के द्वारा उपयोग भी नहीं की जाती। तो दोनों तरीके से बहुआयामी, सामूहिक और सभी के लिए किया गया कार्य है, तो उसका श्रेय भी सभी को मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो इसको पैदा करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको वो हक, उनके परिश्रम का फल मिलना चाहिए। तो
कवि इस कविता में कहीं ना कहीं ये भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके परिश्रम के फल को अनदेखा न करते हुए उसके सम्मान के अधिकारियों को हमें सम्मान देना चाहिए, वो गुणवत्ता मिलनी चाहिए उनको। लेकिन जब कई तरह की नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उनमें सारे गुण आ जाते हैं। देखिए, हर प्रकार की नदी में हर प्रकार का गुण है, किसी का पानी खारा है, किसी का मीठा है, तो ये सारा मिलकर के वो एकदम से ऐसा जल बन जाता है, ऐसा पानी बन जाता है कि फसल की पैदावार को बढ़ा देता है, जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है, लहलहा उठती है। ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और उनके पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। तो इस जमीन का, इस पृथ्वी का, धरती माँ का भी अपना योगदान है। उस फसल को उत्पन्न करने में बड़ी भूमिका उसकी भी है। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि अनेक खेतों की मिट्टी मिलती है। क्यों? क्योंकि बारिश में कट करके, बह करके या दूसरे तरीके से मिट्टियाँ आती जाती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तब जाकर वह उपजाऊ बनती है। पानी बरसता है तो पानी एकत्रित होता है, तब मिट्टी उपजाऊ होती है, उसमें गुणवत्ता पैदा होती है, तो उसका भी योगदान है। उसमें खाद है, उसमें दूसरे पक्षियों के द्वारा लाए गए फूल पत्तियों की जो तंतु हैं वो हैं, तो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, तब जाकर के फसल पैदा होती है। तो इसलिए कवि सभी का योगदान बताते हैं और सभी की महत्ता प्रकट करते हुए सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी की प्रमुखता को इंगित करते हैं। तो फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। चूँकि अब देखिए नदियाँ उसको सिंचित कर रही हैं, सभी कर रही हैं, एक नहीं, तो उसके पानी का जादू है। जैसे कोई जादूगर एकदम से कोई डंडी घुमाता है और कुछ ना कुछ चीज़ बन जाती है, तो ठीक ऐसे ही नदियों के पानी लगने से फसल लहला उठती है। तो एक तरह से जादू है वो नदियों के पानी का। हाथों के स्पर्श की महिमा है। जब किसान अपने हाथों से बीजों को बोता है, निलाई करता है, गुड़ाई करता है, उसकी देखभाल करता है, समय समय पर खाद पानी दवा देता है, तो उसके हाथों में जो स्पर्श होता है उसकी महिमा है लहला उठना फसल का, एकदम से प्रफुल्लित हो जाना। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, यानी कि जहाँ जैसी मिट्टी है उसके अनुरूप फसल विकसित होती है, बढ़ती है और उसके गुण उसमें आ जाते हैं। जैसी मिट्टी होगी, जैसा पानी होगा, वो फसल में उसका गुण उतर आता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कविता का भाव है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करता है कि ये फसल क्या है, अर्थात ये कहाँ से और कैसे पैदा होती है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों की स्पर्श की महिमा है। ये मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देता है। निश्चित रूप से हम इस फसल के द्वारा पैदा हुए अन्न को खा करके ही जीवित रहते हैं, हम ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के सभी प्राणी जगत के लोग। और एक चक्र भी है, पशु पक्षी हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो पूरी प्रकृति एक तरह से उस पर निर्भर है। ये सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है फसल, जिनके कारण ये फसल पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो, इनके योगदान को हम प्रमुखता दें और उनको जानें। तो कविता के माध्यम से कवि ने किसान, परिश्रम, फसल और उसकी गुणवत्ता कैसे पैदा होती, इन सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम यहीं पूरी करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।